हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमपी वन रक्षक के पेपर आने ही वाले हैं और आपकी तैयारी में एक और हेल्प करने के लिए मैं ले आई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो, जिसमें आज हम 18 जुलाई 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आज हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे इसमें इंग्लिश सेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब हमें ये 4 सेंटेंसेस रीड करने और ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं। देखिए, आई हैव बीइंग वर्कड फॉर यू फॉर द लास्ट थ्री मंथ्स। पहले हम इस सेंटेंस को समझते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए पिछले 3 महीनों से। तो दोस्तों अभी हमें इसके ग्रामर को देखना पड़ेगा। तो देखिए, आई हैव के साथ बीइंग नहीं आता दोस्तों, हमेशा बीन ही आता है। इसके अलावा जब भी हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 डेज, फॉर 8 मंथ्स, जब भी हम किसी पीरियड की बात करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा फॉर वर्ड का यूज़ करते हैं, सिंस वर्ड का यूज़ नहीं करते। और आप आगे देखेंगे तो इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम मतलब के लिए, 3 महीनों के लिए मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तो ये भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। आप हमेशा याद रखिएगा, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 sentences choose the one which is grammatically correct। फिर से हमें वही सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है he has forgave me for ऑल माई मिस्टेक्स। उसने मुझे माफ़ कर दिया मेरी सारी गलतियों के लिए। तो देखिए, अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ही। अब ही के साथ ही क्या है दोस्तों, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो ये हैव जो होता है ये तो प्लूरल होता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बात बचती है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन की। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में जो फर्क मुझे दिख रहा है, ही हैज़ फॉरगिव और फॉरगिवन, या तो ये वर्ड आएगा या फिर ये वर्ड आएगा, मी फॉर ऑल माई मिस्टेक। बाकी सारा सही है। तो फॉरगिव चुने या फॉरगिवन, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों, इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से। जैसे कि इसमें दिया है हैज़, और हैज़ क्या होती है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होती है, और फॉरगिव जो है वो वर्ब का सेकंड पार्ट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ही हैज़ फॉरगिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली। तो ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं इनमें से सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो सही बताया गया है, सही स्पेलिंग है उसकी, हमें उसको चुनना है। तो फर्स्ट जो है वो पैरेलल। पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है, PARLLEL, तो डबल एल आता है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर में PECULIAR आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पर्टिकुलरली में PARTICULARY, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जो सही स्पेलिंग है वो हमारी क्या है, ये लास्ट वाली परमानेंट, PERMANENT। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि अब हमें ऐसी स्पेलिंग ढूंढनी है जो सही नहीं दी गई। तो देखिए, EXERCISE मतलब एक्सरसाइज तो बिल्कुल सही दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ESPECIALY, स्पेशली की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, हमेशा डबल LY, इसलिए ये जो स्पेलिंग है यही गलत हो जाएगी। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये इनॉर्मस जो है इसकी स्पेलिंग सही दी गई है, ENORMOUS, और एक्सीलेंट की भी स्पेलिंग सही दी गई है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू बी मीट। एक ऐसी लाइन जहां पर हमें धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया दोस्तों फॉरेन की एक स्वीट डिश को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हेल, हेल मतलब होता है नर्क, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जहां पर हमें जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन। हॉरिजॉन उस लाइन को कहा जाता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। इसमें लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। जब हम गार्डन्स को मैनेज करते हैं उस आर्ट को हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, यही इसका सही आंसर होगा। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है गार्डन्स को मैनेज करने का आर्ट। ज्योग्राफी क्या होता है दोस्तों, लैंड की स्टडी या लैंड के बारे में जानना वो होता है।
कैलीग्राफी क्या होता है दोस्तों, एक तरीके की राइटिंग होती है, इंग्लिश राइटिंग होती है कैलीग्राफी। इसके अलावा दोस्तों आर्किटेक्चर क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने का आर्ट जो होता है वो आर्किटेक्चर कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। A sentence with an underlined idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expression? अब हमें यहाँ पर idiom दिया गया है, आप जानते ही होंगे idiom मतलब मुहावरे होता है, हमें उसका मतलब बताना है। The lion's share, तो देखिए, reputable charities spend a lion's share of donation on aid and a tiny fraction on administration। मतलब कि जो अच्छे बड़े बड़े चैरिटीज़ होते हैं जो भलाई में अपना पैसा देते हैं, तो वो lion's share देते हैं डोनेशन में मदद करने के लिए, और थोड़ा सा शेयर देते, टाइनी मतलब छोटा सा शेयर खर्च करते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो मतलब लॉयल शेयर मतलब हमें समझ में आ रहा है, शेयर का हिस्सा हमेशा क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। शेर जंगल का राजा है तो वो तो ज्यादा ही लेगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले में बोला गया है स्मॉल पार्ट, तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। पोर्शन रिसीव्ड बाय एनिमल्स और बर्ड्स, तो यहाँ ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लार्ज पार्ट ऑफ और मोस्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें भी दोस्तों हमें इडियम है, इडियम एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें उसका मीनिंग बताना है। द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मैंने अपना पहला कदम अमेरिका में रखा वो दिन मेरे लिए रेड लेटर डे था। आप खुद बताइए, अगर आप कभी अमेरिका जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खुशी होगी। आप यूएसए में आए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, यानी कि एक बहुत ज़रूरी दिन और बहुत ही अच्छा दिन, उसको हम मानेंगे। देखिए डिसअपॉइंटमेंट्स वाला दिन तो होगा नहीं, वायलेंस और ब्लडशेड वाला भी नहीं मानेंगे क्योंकि हम अमेरिका गए हैं। तो यहाँ पर खुशी, रेड लेटर डे मतलब होता है खुशी वाला दिन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड जिसका मीनिंग सिमिलर है। सिमिलर मीनिंग वाला हमें वर्ड बताना है। तो देखिए दोस्तों, द सिटी हैज़ अ मैग्निफिसेंट पार्क। पहले तो आप समझिए मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, कोई चीज़ जो अच्छी होती है उसको मैग्निफिसेंट कहा जाता है। देखिए डार्क मतलब तो अंधेरा, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें सिमिलर मीनिंग पता करना है। इसके अलावा दोस्तों कन्फाइंड मतलब होता है लिमिटेड, कोई चीज़ के जब तय कर दी जाती कि इतनी ही होगी तो उसको कन्फाइंड कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। नैरो मतलब होता है छोटा सा, ये भी नहीं होगा। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड गिवन बिलो, हमें इसमें इसका अपोजिट देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अपोजिट वर्ड, तो आई सर्टेनली होप टू गेन अ लिटिल विजडम एज आई ग्रो ओल्डर। मैं चाहती हूँ कि मुझे विजडम आए जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ। विजडम का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझदारी, इंटेलिजेंस, उसको विजडम कहा जाता है। और हमें विजडम का अपोजिट बताना है, तो हाइट तो कुछ होगा नहीं, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इंटेलिजेंस तो इसका मीनिंग ही होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टूपिडिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पागलपन या थोड़ा सा जो इंसान गलत काम करता है वो स्टूपिडिटी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजडम मतलब होशियार और स्टूपिडिटी मतलब थोड़ा सा जो बच्चा स्टूपिड टाइप का होता है वो, और स्टैचर तो होगा नहीं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड गिवन बिलो, हमें इसमें भी इसका अपोजिट वर्ड देखना है। तो हम देख लेते हैं सो द सीड्स इन पोट्स। सो यानी उगाना, सीड्स को पॉट्स में उगाना, तो इसका हम सो का अपोजिट देखेंगे। सो का मतलब होता है किसी चीज़ को डुबाना, रीप मतलब होता है किसी चीज़ का पकना, डिप मतलब होता है वो भी डुबाना, किसी जैसे हम चाय के अंदर डिप करते हैं वैसा डिप, और बरी मतलब होता है दफनाना। तो दोस्तों साफ साफ जाहिर हो रहा है इससे कि सो जो होता है अगर वो बोना होता है तो रीप मतलब पकना ही इसका अपोजिट होगा। इसके बाद हम आगे, अब हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें एरर ढूंढना है। पहले हम इस क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। यू हैवंट मेट हिम हैजंट यू, तो ये फिर से दोस्तों क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? जब भी हमें सेंटेंस पॉजिटिव दिया हो तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो इसमें जैसे कि इसमें दिया है यू हैवंट मेट हिम, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया दोस्तों? नेगेटिव। मतलब इसका क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एरर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। इसमें भी हमको एरर फाइंड करना है। तो जैसे कि इसमें बोला है शी इज द क्लेवरर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो इसमें हमें बताया गया है कि वो चालाक है 2 बहनों में से। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी 2 चीज़ों का तो ER वर्ड आता है, तो क्लेवरर इसमें दिया ही गया है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पूरा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें इस सेंटेंस में दोस्तों क्या करना है? प्रीपोजिशन
फाइंड करना है, हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है। प्रीपोजिशन मतलब जो किसी चीज की पोजीशन। फाइटर प्लेन्स फ्लाई डैश अ वेरी ग्रेट स्पीड। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो उड़ाते हैं एट वेरी ग्रेट स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड में। तो हमेशा इसके लिए क्या यूज होता है दोस्तों, एट यूज होता है। इनटू का मतलब तो किसी चीज के अंदर होता है, बिलो मतलब नीचे, और ऑफ मतलब का, की, के, वो, तो एट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। माउस लुक्ड द चीज ग्रीडी, कि जो चूहा है वो देख रहा है चीज की तरफ बहुत लालच के साथ। तो किसी चीज की तरफ जब हम देखते हैं तो किसी पॉइंट को जब हम बताते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एट। फ्रॉम का मतलब होता है के लिए, विथ मतलब किसी के साथ, देख रहा है चीज के साथ थोड़ी ना होगा, एट मतलब चीज की तरफ, और ऑफ मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको का, की, के। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है, हमें इसमें क्या चूज करना है, करेक्ट आर्टिकल। डैश पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द अर्थ ओशनिक डिवीजन। तो देखिए दोस्तों, पैसिफिक ओशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसकी क्वालिटी भी आगे बता दी गई है कि वो डीपेस्ट है, लार्जेस्ट है पूरे अर्थ के ओशनिक डिवीजन में। तो इसलिए इसके आगे जो आर्टिकल यूज होगा वो जाहिर सी बात है द यूज, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोबारा से हमें इसमें आर्टिकल चूज करना है। तो ही विल फिनिश द वर्क डैश फॉर, तो वो अपना काम कर लेगा डैश फोर्टनाइट। तो देखिए कोई आर्टिकल यूज होगा, इसलिए ये तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड गलत हो जाएगा। द होगा नहीं क्योंकि कोई खास बात तो हो नहीं रही है। एन होगा नहीं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वॉवेल है नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट कंजंक्शन। अब हमें कंजंक्शन ढूंढना है। कंजंक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दो सेंटेंसेस को जोड़। डैश हर कॉन्फिडेंस सिंडी वॉज अनसर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसमें आत्मविश्वास होने के बाद भी वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है। अगर कोई इंसान आत्मविश्वास होने के बावजूद भी कंफ्यूज है तो के बावजूद के लिए जो इंग्लिश टर्म यूज होती है ना दोस्तों, वो होता है डिस्पाइट। देखिए बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, इवन मतलब हालांकि, इवन ये होने के बाद भी, वाइल यानी दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द वन जो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ही ट्राइज हार्ड ही ऑलवेज फेल्स। वो बहुत मेहनत करता है फिर भी वो हार जाता है या असफल हो जाता है। तो देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि, अब क्योंकि कोई इंसान मेहनत करेगा तो वो हारेगा तो नहीं, तो ये तो गलत हो गया। एज जैसे कि, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिंस मतलब जब से, ये भी गलत हो जाएगा। तो दो हालांकि, हालांकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ही ट्राइज हार्ड ही ऑलवेज फेल्स। हालांकि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो फेल हो जाए। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है हमसे, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आई डैश रिटर्न टू हर बट आई डिडंट गेट टाइम। आई डैश रिटर्न टू हर बट आई डिडंट गेट टाइम, यानी कि मुझे उसके लिए लिखना चाहिए था लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो लिखना चाहिए था के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, शुड हैव। आई शुड हैव रिटर्न टू हर, मुझे उसके लिए लिखना चाहिए था और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो इंग्लिश पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।